नमस्कार दोस्तों। आज शुरू करते हैं जीव जगत की विविधता यानी कि सजीव जगत की विविधता। तो सजीव क्या होते हैं, इस चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे और सजीवों का क्लासिफिकेशन कैसे होता है इस बारे में भी बात करेंगे। नामकरण कैसे होता है ये भी जानेंगे। द्विनाम पद्धति क्या होती है इस विषय में भी जानेंगे। तो ये जो वीडियो है मैं इस चैप्टर की मैं कई पार्टों में बनाऊंगा। ये पहला पार्ट है। आज हम बात करेंगे केवल इंट्रोडक्शन के बारे में और सजीवों के लक्षणों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी पर असंख्य जीव जातियां निवास करती हैं, जिसमें से कई जातियां तो आपस में प्रतिस्पर्धा करती रहती हैं, तो कई जातियों में आपस में दर्शनीय संयोग और समन्वय देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी जातियां पृथ्वी पर पाई जाती हैं और वो आपस में लड़ती झगड़ती रहती हैं अपने जीवन को जीने के लिए। अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें उनको चाहिए, सभी ज़्यादातर जो जीव हैं वो आवास के लिए, भोजन के लिए और जनन के लिए संघर्ष करते हैं। तो इसी को स्ट्रगल यानी प्रतिस्पर्धा कहते हैं। तो वो आपस में प्रतिस्पर्धा करके सर्वाइव करते हैं जीवन को। दर्शनीय संयोग, काफ़ी सारे जीव जंतु आपस में एक साथ एक दूसरे को संयोग करके रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार का पृथ्वी पर संयोग देखने को मिलता है। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई कि प्रतिस्पर्धा और दर्शनीय संयोग और समन्वय इनमें मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही अजैविक कारकों से भी महत्वपूर्ण निकटता है। साथ साथ इन जीवों में जितने भी जीव हैं उनमें अजैविक कारकों से बहुत ही महत्वपूर्ण निकटता पाई जाती है। कैसे कि बहुत सारे जीव जंतु होते हैं अजैविक कारकों के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। कि सभी जीव जंतु एक अजैविक कारक पानी पर निर्भर करते हैं, सभी जीव जंतु दूसरे अजैविक कारक मिट्टी पर भी निर्भर करते हैं, सभी जीव जंतु तीसरे अजैविक कारक प्रकाश यानी कि लाइट, टेम्परेचर पर भी निर्भर करते हैं और सभी जीव जंतु वायु पर निर्भर करते हैं। ये सभी अजैविक कारक ही तो होते हैं जिन पर सभी जीव जंतु आपस में निर्भर करते हैं। ठीक है, तो जीव पृथ्वी के विभिन्न आवासों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जीव पृथ्वी के बहुत सारे आवासों में पाए जाते हैं, जैसे कि जंगल में पाए जाएंगे, पहाड़ों पर पाए जाएंगे, नदियों में पाए जाएंगे, समुद्र में पाए जाएंगे, मरुस्थल, झरने, झील, अन्य जटिल और कठिन आवासों जैसे खारे पानी की झीलों में गर्म झरने, बर्फ आदि विविधता के साथ पाए जाते हैं। ठीक है, आदि विविधता के साथ पाए जाते हैं। अच्छा, विविधता क्या होती है ये तो हमको समझ में आ गया कि जंतु जो होते हैं जंगल में, पहाड़ पर, नदियों में, समुद्र में, मरुस्थल पर, झरने, झीलें, अन्य जटिल आवास और कठिन आवासों जैसे खारे पानी की झीलें, गर्म पानी की झीलें हैं, इन सभी जगह पाए जाते हैं। बर्फ़ों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर होती है बात। और इनमें इतनी सारी विविधता के बावजूद भी मूलभूत समानता होती हैं। हमारे सामने एक विविधता नाम का शब्द आ गया। तो विविधता क्या होता है? विविधता इंग्लिश में डाइवर्सिटी कहते हैं इस शब्द को। विविधता यानी पृथ्वी पर बहुत सारी जीव जातियों का एक साथ इतने विशिष्ट और भिन्न भिन्न लक्षणों के साथ पाया जाना, या फिर यूँ कह सकते हैं कि पृथ्वी पर बहुत सारी जातियों का एक साथ सर्वाइव करना ही अपने आप में एक विविधता, एक डाइवर्सिटी है। विविधता इसी को कहा जाता है, जिनका हम इस अध्याय में सजीवों के लक्षणों के रूप में अध्ययन करेंगे। क्योंकि जीवन क्या है, जीवन को वास्तव में समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक लिविंग यानी सजीव को समझने की कोशिश करिए, और सजीव को समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले उसके लक्षणों पर बात करेंगे। सजीव क्या है, सजीव के लक्षण क्या हैं, इन चीज़ों पर बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सजीव के अंदर जो लक्षण होते हैं उन लक्षणों पर हम अब बात करेंगे। ठीक है, उन सभी लक्षणों पर अब मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको कि सजीवों के लक्षण क्या क्या होते हैं। जनरली हमें छोटी क्लासों से हम जो पढ़ते चले आए हैं सजीवों के लक्षणों के बारे में, वो सारी बातें यहाँ पर इंक्लूड होंगी, लेकिन यहाँ बायोलॉजिकल रूप में हमारे सामने आ रही हैं ये चीज़। सबसे पहले जीवन क्या है। जीवन को सरल भाषा में परिभाषित करना आसान नहीं है, इसीलिए यहाँ हम उन लक्षणों को देखेंगे जो जीवों में, सजीवों में जीव की उपस्थिति या जीवन की उपस्थिति को दर्शाते हैं। ये जो लक्षण होते हैं, इन सभी लक्षणों का अभाव निर्जीवों के अंदर होता है, इसीलिए तो वो निर्जीव हैं, उनके अंदर ये लक्षण नहीं पाए जाते। जीवों में कुछ मूलभूत लक्षण हैं, जैसे कि वृद्धि। सबसे पहला लक्षण, वृद्धि क्या होती है इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहला लक्षण है वृद्धि की, ये देखिए वृद्धि
सभी सजीवों का लक्षण है। जितने भी सजीव हैं उन सभी का लक्षण क्या है? वृद्धि है। जीवों में वृद्धि उनके शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप होती है। पादप व जंतु दोनों में ही कोशिका विभाजन का फलस्वरूप वृद्धि होती है। जीवों में वृद्धि उनकी आंतरिक और जैविक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होती है। निर्जीवों में वृद्धि बाह्य कारकों से प्रभावित होती है या उनके द्वारा होती है। तो हमने इस वृद्धि में देखा कि जो वृद्धि होती है वो सभी सजीवों का क्या है? एक मुख्य लक्षण है। जीवों में वृद्धि उनके शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही या चल रही विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के दौरान होती है। ये उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं? ये भी अपने आप में सजीव का एक लक्षण है। इसके बारे में भी ब्रीफ से बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। जीवों में जो वृद्धि हो रही है उनके शरीर के अंदर चलने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप हो रही है। क्लियर हुई लाइन? पादपों में और जंतुओं में दोनों में ही कोश का विभाजन होता है। कोश का विभाजन होगा जिससे कि कोशिकाओं की वृद्धि होगी, लेकिन कोशिकाओं की वृद्धि हो तो रही है लेकिन उनके अंदर कुछ चलता है, वो है उपापचयी क्रियाएं। ये उपापचयी क्रियाएं जो कोशिका के अंदर चलती रहती हैं, इन्हीं उपापचयी क्रियाओं के दौरान जब ये चलने के बाद में लास्ट में परिपक्व हो जाती है कोशिका, और वो कोशिका विभाजन करती है जिससे कि उनकी बहुत सारे नंबर्स ऑफ सेल यानी कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, और उसी को जीवों की वृद्धि के रूप में देखने को मिलता है। जब एक नन्हा जीव धीरे धीरे कोशिका विभाजन करते 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 उनके शरीर में विभिन्न सारी जितनी भी करोड़ों और वो कोशिकाएं होती हैं वो सभी आंतरिक विभाजन करती हैं और बहुत सारी कोशिकाओं को खड़ा करती हैं, जिसकी वजह से वृद्धि होती है। इसी को हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जीवों में जो वृद्धि होती है उनके शरीर के अंदर चलने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप या कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होती है। निर्जीवों में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ओके, क्लियर हुई ये लाइन? आगे देखेंगे। आगे यदि हम इन चीज़ पर क्लिक करते हैं कि प्रजनन क्या है, प्रजनन को समझने के लिए सबसे पहली बात हम यहाँ देखने चलते हैं कि सभी जीवों में प्रजनन एक जो क्रिया होती है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि सभी जीव जाति अपनी सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए ये प्रजनन की क्रिया को संपन्न करते हैं। तो सभी जीवों में प्रजनन अपनी जाति के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का वाला लक्षण है या लक्षण पाया जाता है, परंतु प्रजनन की क्रिया विधि विभिन्न होती है हर जीव में। किसी में अलैंगिक जनन पाया जाता है, किसी में लैंगिक जनन पाया जाता है, किसी में कायिक जनन पाया जाता है। ठीक है, अलैंगिक, लैंगिक और कायिक 3 प्रकार के जनन होते हैं। अलैंगिक जो जनन होता है उसका ही एक पार्ट होता है कायिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन में देखो युग्मकों का संयोजन होता है और नर और मादा का मिलना भी आवश्यक है। अलैंगिक जनन में नर और मादा का मिलना आवश्यक नहीं होता और युग्मकों का मिलना भी आवश्यक नहीं होता। वो कायिक जनन जो होता है वो एक प्लांट जो होते हैं, प्लांट यानी पेड़ पौधे, उनकी जो शाखाएं होती हैं, उनकी टहनी जो कायिक अंग होते हैं, उनके जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होती है, कलिका होती है, इन सभी की वजह से ही नए प्लांट की उत्पत्ति हो सकती है। तो इसी को कायिक जनन कहते हैं। निर्जीव में इस प्रकार की संख्या वृद्धि का करैक्टर नहीं पाया जाता। निर्जीव इस प्रकार अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर पाते। ठीक है, निर्जीव इस प्रकार अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल सही करैक्टर। अब बात करेंगे आगे मेटाबॉलिक रिएक्शन के बारे में। तो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती कैसी है? इनको मेटाबॉलिक भी बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, उपापचयी क्रियाएं। तो सजीवों में महत्वपूर्ण लक्षण है उपापचयी क्रियाओं को, जिनके बारे में मैं अभी बता रहा था थोड़ी देर पहले में कि हम डिटेल में बात करेंगे। अब शुरू करते हैं उपापचयी क्रियाओं के बारे में। ये 2 प्रकार की होती हैं, उपचय और अपचय। उपचय को इंग्लिश में बोलते हैं एनाबॉलिक और अपचय को बोलते हैं कैटाबॉलिक। उपचय जो एक क्रिया होती है एक निर्माणात्मक क्रिया होती है, यानी कि फॉर्मेशन प्रोसेस है। उपचय जो है एनाबॉलिक इज ए फॉर्मेशन प्रोसेस। इसके अंदर विभिन्न उत्पादों का निर्माण होता है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं इन प्रक्रियाओं के अंदर, जैसे कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण अपने आप में एक उपचय यानी एनाबॉलिज्म क्रिया है। यहाँ ये जो क्रिया है उपचय एनाबॉलिज्म, ध्यान रखना इसके अंदर ऊर्जा की खपत होती है, यानी ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, ऊर्जा उपयोग में लाई जाती है, तब जाकर कोई प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो ये उपचय जो एनाबॉलिक जितनी भी प्रोसेस हैं वहाँ ऊर्जा का क्या होता है? उपयोग होता है, उपयोग यानी यूज होता है। वेरी गुड, अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं अपचय, जिनको बोलते हैं कैटाबॉलिक अभिक्रिया, यानी कि विघटनात्मक क्रिया होती है। इसमें उत्पाद टूटते हैं, जैसे श्वसन। तो जब उत्पाद टूटेंगे तो क्या होगा? जब उत्पाद टूटेंगे तो ऊर्जा क्या होगी? खत्म होगी। उत्पन्न होगी। ऊर्जा क्या होगी? उत्पन्न होगी। ऊर्जा उत्पन्न होती है यहाँ। ठीक है, ये जो
जैसे श्वसन श्वसन इसका एक उदाहरण है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वहाँ ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, क्योंकि विघटनात्मक प्रक्रिया है, उत्पाद टूटेंगे तो ऊर्जा उत्पन्न होना जायज़ है। बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब दोनों क्रियाओं को एक साथ फिर से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। पहली क्रिया का नाम है उपचय। उपचय यानी एनाबॉलिज्म। ये एक निर्माणात्मक प्रक्रिया होती है, यहाँ प्रोडक्टों का निर्माण होता है और ऊर्जा की क्या होती है, यूज होती है, खपत होती है। दूसरी अपचय, इनको कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया जहाँ पे उत्पाद बनते तो नहीं है बल्कि उत्पाद टूटते हैं। विघटनात्मक क्रिया होती है, ऊर्जा की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, ऊर्जा यहाँ से उत्पन्न होती है। ठीक है, दोनों क्रियाएँ समझ चुके हैं हम। अब बढ़ते हैं अगले वाले कैरेक्टर के ऊपर। यह लिखा है, इन दोनों के संयोजन यानी उपचय और अपचय, इन दोनों के संयोजन से उपापचय शब्द की उत्पत्ति होती है। सजीवों में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि अनेक उपापचय क्रियाएं होती हैं। ठीक है, सजीवों में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि अनेक उपापचय क्रियाएं होती हैं। जितनी भी सारी उपापचय क्रियाएं हैं वो पाचन से, श्वसन से, उत्सर्जन से, इन शब्दों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, ये तो हो गई उपापचय क्रियाओं के बारे में, यानी कि 3 कैरेक्टर अब तक हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब चौथा कैरेक्टर है हमारे सामने गति। चौथा कैरेक्टर क्या है हमारे सामने, गति। ठीक है, चौथा कैरेक्टर है गति, और गति को इंग्लिश में बोलते हैं मूवमेंट। जंतु क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से आ और जा सकते हैं, परंतु अधिकांश पौधे ऐसा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो एक ही जगह पर रहकर वृद्धि करते हैं और साथ में, परंतु उनके विभिन्न अंगों में गति पाई जाती है। जैसे पौधे जो होते हैं वो अगर अंधेरे में रखते हैं और किसी जंगले से या किसी विंडो से, किसी रोशनदान से प्रकाश आ रहा है तो हम देखेंगे कि वो पौधा और उसकी पत्तियां, उसकी ब्रांच, उसकी शाखाएं सभी प्रकाश की तरफ मुड़ जाती हैं। तो ये गुण जो होता है केवल सजीवों का होता है, निर्जीवों में यह लक्षण नहीं पाया जाता। निर्जीवों में यह लक्षण नहीं पाया जाता, बिल्कुल करेक्ट है। निर्जीवों के अंदर इस प्रकार का कोई लक्षण नहीं पाया जाता कि प्रकाश की तरफ मुड़ रहा है कोई निर्जीव और उनमें, उनके अंगों में गति देखने को मिल रही है। कोई निर्जीव आर्टिकल है और उसके अंदर गति देखने को मिले, इम्पॉसिबल। ओके, अगला कैरेक्टर है हमारे सामने जिसको कहेंगे हम पोषण। ठीक है, पोषण के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। अब बात कर रहे हैं हम पोषण के बारे में। न्यूट्रिशन बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, यहाँ सजीवों का एक कैरेक्टर है, सॉरी फैक्टर नहीं कैरेक्टर है। सभी जीवों में अपनी जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन्हें ये ऊर्जा पोषण यानी भोजन से प्राप्त होती है। अलग अलग जीवों में पोषण की अलग अलग विधियां होती हैं। जितने भी जीव जंतु हैं उस सभी में पोषण को प्राप्त करने की अलग अलग विधियां होती हैं। बहुत से जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वो स्वपोषी होते हैं। जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते उनको विषमपोषी या फिर परपोषी कहा जाता है। तो देखिए, जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी पोषण को अलग अलग तरीके से प्राप्त कर रहे हैं। उनमें से मैक्सिमम पहले नंबर पर जो आते हैं उनको कहते हैं स्वपोषी, इंग्लिश में ऑटोट्रॉपिक, बिकॉज ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। विषमपोषी जिनको कहा जाता है वो परपोषी ही होते हैं, जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए। बिल्कुल सही। अगला कैरेक्टर है हमारे सामने उत्तेजनशीलता। तो उत्तेजनशीलता का जो कैरेक्टर है 6वें नंबर पर आ रहा है। ये सजीवों का ही विशिष्ट गुण है। क्या ये सजीवों का विशिष्ट गुण है जिसमें वे किसी बाह्य या आंतरिक उद्दीपन के प्रति क्या करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स करेंगे। उत्तेजनशीलता जो होती है वो एक ऐसा कैरेक्टर है, एक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है सजीवों का, जिसमें सजीव जो होते हैं वो जो बाहर से कोई उद्दीपन मिल रहा है या अंदर से कोई उद्दीपन मिल रहा है उसके प्रति वो प्रतिक्रिया करते हैं यानी रिस्पॉन्स करते हैं। यह प्लांटों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है, दोनों में पाया जाता है इस प्रकार का कैरेक्टर। जंतु कमरे में रखे, यदि जंतु कमरे में रखे, सॉरी गलत बोल गया, बंद कमरे में रखे पादप प्रकाश की तरफ मुड़ जाते हैं। ये सजीवों का ही कैरेक्टर है, इसका एक बेस्ट उदाहरण है। जबकि जंतु क्या करते हैं, ये प्रकाश, ताप, ठंड, स्पर्श यानी गर्म, ठंडा, प्रकाश आदि का स्पर्श करके अपनी
उत्तेजनशीलता वाला करैक्टर जो होता है, जो गुण होता है विशिष्ट, उसको दिखाते हैं। ठीक है, तो जबकि जंतु प्रकाश हो, ताप हो, ठंड हो आदि का स्पर्श करने के आदि के कारण स्पष्ट दिखाई देते हैं, ये बोल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बातें हम जो बता रहे हैं वो भी क्लियर ही हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम अगले गुण के बारे में, जो कि है कोशिकीय संरचना। बहुत ही अच्छा गुण है, चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। कोशिकीय संरचना यानी कि 7वें नंबर का सजीवों का ये गुण है, इसके बारे में भी बात करते हैं। सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, वह बहुत ही अच्छी बात है। चाहे वो प्लांट हो या वो जंतु हो, वो सभी कोशिकाओं के ही बने होते हैं। कोशिका विभिन्न कोशिकांगों के कार्यों के मध्य एक अद्भुत समन्वय होता है। देखो, सजीवों की जो कहानी शुरू होती है वास्तव में कोशिका से ही शुरू होती है। दिस इज माई फेवरेट टॉपिक, फेवरेट चैप्टर, सेल को मैं बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ बता सकता हूँ, बट यहाँ कोशिका के बारे में भी बात करनी है मुझे, थोड़ी सी बतानी है बस, कि कोशिकाओं का पाया जाना ही सजीवों का एक गुण है। कोशिका अपने जितने भी अंदर के अंग हैं, विभिन्न कोशिकांग जो होते हैं, उनके आधार पर एक अद्भुत समन्वय, कोऑर्डिनेशन स्थापित करती है सभी अंगों के बीच में। तो ये क्या है, सजीव का ही गुण है। ठीक है, ओके। अगला है हमारे पास आकार, आकृति। अगला है आकार, आकृति। सभी जितने भी सजीव हैं, अब देखिए, कोशिकाओं उनके अंदर पाई जाती हैं, सभी सजीवों के अंदर कोशिका पाई जाती है, जिनका साइज एंड शेप यानी आकार और आकृति अलग अलग होती है। सेल की भी, तो सेल की साइज एंड शेप दोनों अलग अलग होंगी, तो जीवों में भी उनका इफेक्ट पड़ता है। क्या कि सभी जीवों का अपना विशिष्ट आकार बन जाता है और आकृति बन जाती है, जिसे वे एक निश्चित सीमा में ही बदल सकते हैं। ठीक है, एक निश्चित सीमा ही बदल सकते हैं। यानी कि देखिए, हमारा शरीर जो होता है वो बचपन से लेके वयस्क अवस्था जो होती है, यानी कि एडल्ट स्टेज, वहाँ तक अच्छी तरह से बदलता है, ग्रो करता है। उसके बाद तो क्या होती है, फिर फिजिकल जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, वो मेंटली ग्रोथ होती है फिर। ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज करने लग जाते हो जिम में जाकर, वो एक अलग एग्जाम्पल है। देखिए, मैं मैमल्स की बात पर आ गया, लेकिन सभी जीव जंतु जो हैं वो तो एक्सरसाइज नहीं करते ना। सभी जीव जंतुओं के अंदर बात जो इम्प्लीमेंट होगी वो यही होगी कि एक जो उनकी बाल्यावस्था होती है, जो शिशु वाली अवस्था होती है, वो बाल्यावस्था से गुजरते हैं, फिर वयस्क अवस्था पे आते हैं। तो वयस्क अवस्था तक आने पर उनकी विकास जो होता है वो तो हमेशा चलता रहता है, वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि वृद्धि अपने आप में एक सीमित कारक होता है, सीमित शब्द है, एक लिमिटेशन होती है वृद्धि के अंदर। ठीक है, तो वहाँ तक आकार और आकृति जो होती है वो मेन रूप से वृद्धि ही उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, ग्रोथ के द्वारा ही आकार और आकृति पनपती है किसी जीव के अंदर। तो मैं कुछ ज़्यादा ही ब्रीफ में बता गया इसके बारे में, चलो कोई बात नहीं, नॉलेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम निश्चित जीवन चक्र पर, यानी कि डेफिनिट लाइफ साइकिल। डेफिनिट लाइफ साइकिल क्या होता है, सजीव जितने भी सजीव हैं उनमें एक निश्चित जीवन चक्र पाया जाता है, एक फिक्स जीवन अवधि पाई जाती है, एक फिक्स लाइफ पीरियड पाया जाता है। 12th क्लास की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, वहाँ पर यही बताया जाता है कि कौन कितनी अवस्था, कितने वर्षों तक जीता है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो वहाँ एनसीईआरटी का 12th की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, वहाँ ये चीज़ें बताई गई हैं, अच्छी तरह से जाके पढ़ सकते हैं। जिसमें वे पैदा होते हैं, एक टाइम होता है प्रत्येक सजीव के लिए जिसमें वो पैदा होंगे, अपने जीवन चक्र में वृद्धि करेंगे और प्रजनन करेंगे और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। यही तो होता है जीवन चक्र। ठीक है, ये सजीवों का ही गुण है, निर्जीव ऐसा नहीं करते। अच्छा, निर्जीव, फिर आप सोच रहे होंगे निर्जीव तो समय के साथ बनते हैं, फिर बिगड़ जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो उनमें मरने वाला कैरेक्टर नहीं होता है, वो उनका विघटन होता है, वो विघटित हो जाते हैं। मरना नहीं कहेंगे इसको, वो विघटन होगा। निर्जीवों में वो विघटन कहलाएगा। अगर चीज़ें नष्ट हो रही हैं, खराब हो रही हैं, तो वो विघटन है। ठीक है, मरना यानी कि डेथ शब्द का उपयोग निर्जीवों के लिए कतई नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते हम। तो निश्चित जीवन चक्र को भी हम समझ चुके हैं। अब बात करने जा रहे हैं स्वयं नियमन तथा समस्थापन, सेल्फ रेगुलेशन, होमोस्टैसिस। ठीक है, जीवों में
विभिन्न जैविक क्रियाएं निरंतर रूप से होती रहती हैं। बाह्य आंतरिक कारक इन क्रियाओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, परंतु जीवों में कुछ तंत्र और उनकी उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित कर शरीर और आंतरिक अवस्थाओं को संतुलित बनाते हैं। इनमें शरीर के सभी अंग तंत्रों के बीच में एक समन्वय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि समन्वय, कोऑर्डिनेशन, सेल्फ रेगुलेशन, ये सेल्फ रेगुलेशन का जो गुण है, स्व समन्वय का जो गुण है, स्व नियमन का जो गुण है, ये केवल और केवल सजीवों में पाया जाता है, दूसरे जीवों में नहीं पाया जाएगा। दूसरे जीव के अंदर सेल्स ही, मतलब दूसरे जीव नहीं बल्कि निर्जीव के अंदर नहीं पाया जाएगा। दूसरे जीवों में जितने भी जीव होते हैं सबके अंदर सेल्स हैं, तो सेल्स आपस में क्या करती हैं, समन्वय करती हैं, सेल्फ रेगुलेशन करेंगी, जिसकी वजह से उनके अंगों में भी सेल्फ रेगुलेशन पाया जाएगा, उनके पूरे शरीर में सेल्फ रेगुलेशन पाया जाएगा, और ये सजीवों का अच्छा गुण होता है, ठीक है। सभी अंगों में सेल्फ रेगुलेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके अंदर सभी सेल्स के अंदर सेल्फ रेगुलेशन हो रहा है, स्व नियमन हो रहा है, क्योंकि कोशिकाएं जो हैं सभी उपापचय क्रियाओं को भी स्व नियमन के आधार पर ही चला रही हैं और संतुलित अवस्था एक जीव के अंदर बना के रखती हैं, ठीक है। एक संतुलित अवस्था एक जीव के अंदर क्या रखती हैं, बना कर रखती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मैं टॉपिक से और ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ बोलता हूँ, उनको थोड़ा सा हट के सुन लिया करो, बड़ा मज़ा आएगा आपको। अब बात करेंगे वेरिएशन के बारे में, विभिन्नताओं के बारे में। विभिन्नता क्या होती हैं, विभिन्नता के बारे में समझिए। तो विभिन्नता सजीवों के शरीर में वातावरण और उनके आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन के कारण निरंतर भिन्नताएं उत्पन्न होती रहती हैं, जिसके कारण वे बदलते वातावरण में अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं और समय के साथ अपने जैव विकास को भी कर पाते हैं, ठीक है। यानी कि वेरिएशन एक अपने आप में एक बढ़िया अच्छा शब्द है। सजीवों के शरीर में वातावरण और उनके आनुवंशिक पदार्थों में जो परिवर्तन हो रहा है, पहले तो वातावरण, जिस वातावरण में वो क्लाइमेट में रह रहे हैं, वो उनके लिए एक दिन ब दिन, हर दिन, पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ चैलेंज देता रहता है। और जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो उस वातावरण में रहने के लिए उस जीव को अनुकूलित करता है, एक पावर प्रोवाइड करता है कि वो किस हद तक अपनी लिमिटेशन बनाकर वहाँ सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो बदलते वातावरण के साथ अपने आप को अनुकूलित कर पाना, रहना, विकास करना, ये भिन्नताएं जो हैं, वेरिएशन जो हैं, वो वातावरण और आनुवंशिक पदार्थ, बदलते वातावरण और आनुवंशिक पदार्थ के कारण ही जीव के अंदर मिलती हैं, और ये सजीवों का कैरेक्टर है। अब बात करेंगे हम अनुकूल जो कैरेक्टर है, अनुकूलन, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन एक कैरेक्टर जो है, बहुत अच्छा शब्द है अपने आप में। एडेप्टेशन, अनुकूलन, जीवों का अद्भुत लक्षण है, जिसमें विशिष्ट आवास के प्रति अपने परिवर्तन कर उस आवास के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं, वातावरण के साथ जीवन संघर्ष को कम कर देता है। यानी कि जीवों में एडेप्टेशन एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो विशिष्ट वातावरण, जो जहाँ पर वो रह रहे हैं, जो कठिन आवास हो या अच्छा आवास हो, कैसा भी हो, वहाँ पर वो अपने आप को क्या करते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं, मौसम के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, जिसकी वजह से मौसम, वातावरण के साथ उनका जो स्ट्रगल होता है जीवन का, वो कम हो जाता है और अच्छी तरह से अनुकूलन जो कैरेक्टर है वो जीवन संघर्ष को कम कर देता है, इसीलिए वो सर्वाइव कर पाते हैं। जीवों के इसी गुण के कारण जीव अलग अलग आवासों में आसानी से रह पाते हैं। ये 12 नंबर का कैरेक्टर है। 13 नंबर का लास्ट कैरेक्टर है मृत्यु, जिसके बारे में बात करते हैं आप, ठीक है। जीव जगत की विविधता, दूसरी वीडियो में बात करेंगे जीव जगत की विविधता के बारे में। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड वास्तव में एक लार्ज टॉपिक है, उसके बारे में फिर से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम मृत्यु, जो लास्ट का कैरेक्टर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मृत्यु आप सभी जानते हैं ऑलरेडी, सभी जीवन जो होते हैं वो अपना एक जीव जो होते हैं अपना एक जीवन व्यतीत करने के बाद लास्ट में मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। निश्चित जीवन या समय अवधि के बाद वो मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। उनके शरीर में होने वाली कुछ टूट फूट असामान्य पापची क्रियाओं के परिणाम स्वरूप वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये मृत्यु सभी जीवों का गुण है, जितने भी सजीव हैं वो एक दिन मृत्यु को प्राप्त होने ही होने हैं। धन्यवाद दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो लंबी हुई उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड कमेंट भी करें। मुझे बताएं क्या कमी रही, क्या आप जानना चाहते हैं वो भी बताएं। थैंक यू सो मच।